नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च माह का ये संस्करण है और इसमें जनवरी 2025 का करंट अफेयर दिया गया है। इसके कई छोटे छोटे वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उसी क्रम में आज आपके समक्ष में सतत विकास पे थोड़ा बड़ा पोर्शन है इस बार इसमें। तो सतत विकास दो हिस्सों में मैं वीडियो को बनाऊंगा, एक ये भाग 1 है और इसके बाद सतत विकास भाग 2 भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इससे पहले कि मैं सतत विकास पर ये अपना करंट अफेयर का वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट नियमित रूप से अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं सतत विकास। पहला इसमें जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो आयोजन था वो सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किया गया और इसकी थीम क्या थी? प्रकृति सकारात्मक पुनर्चक्रण, अर्थात नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। इस सम्मेलन में ऑटोमोटिव उद्योग के प्रमुख हितधारकों को सतत विकास और चक्रीयता पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया था। इस सम्मेलन में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 7, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, और एसडीजी गोल्स जो है 8, सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, एसडीजी 9, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऑटोमोटिव सेक्टर का क्या योगदान हो सकता है, इस पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में सियाम का एक रणनीति पत्र भी अनावरण किया गया, जिसका शीर्षक था ऑटोमोबाइल उद्योग में सर्कुलर भविष्य की ओर, अपशिष्ट प्रवाह विनिमय में ईपीआर व्यवस्था का एकीकरण। इस सम्मेलन के दौरान यह भी बात निकल के आई कि भारत जो है वो यात्री वाहन बिक्री के मामले में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। अब ये चक्रीयता क्या है? तो इस सम्मेलन में चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर जो है बढ़ावा देने के लिए प्रकाश डाला गया और चक्रीयता के 3 प्रमुख लाभों को रेखांकित किया गया है। चक्रीयता का अर्थ है रिसाइकलिंग। आर्थिक वृद्धि होगी, कच्चे माल पर निर्भरता जब समाप्त हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन लागत घट जाएगी। पर्यावरण धारणीयता अर्थात इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। उत्सर्जन का मतलब है कार्बन उत्सर्जन। सामाजिक प्रभाव, हरित रोजगार सृजित होगा और धारणीय प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो रिसाइकलिंग से होने वाले ये लाभ बताए गए हैं। अब भारत सरकार ने जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं, तो पहली नीति है वाहन स्क्रैपेज नीति 2021। इस नीति के तहत 20 वर्ष से अधिक पुराने यात्री वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर लिया है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को BS6 अनुरूप मॉडल से प्रतिस्थापित किया जा सके। इससे मालवाहक ट्रकों से 70% नाइट्रस ऑक्साइड और 11% PM 2.5 उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। दूसरी नीति जो है भारत सरकार की, वो है जीवन काल समाप्ति नियम 2025। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला यह नियम पर्यावरण की दृष्टि से वाहनों की स्क्रैपिंग सुनिश्चित करेगा, जिसमें निर्माता यह सुनिश्चित करके विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे कि पंजीकृत सुविधाओं में जीवन काल समाप्ति वाहनों को उचित तरीके से स्क्रैप किया जाए। इसके अलावा एक नीति और है भारत सरकार की, वो है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। इसमें लगातार भारत जो फेम योजना चल रही है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाएं चल रही हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी पहले दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया को, अब जो बड़े वाहन हैं जैसे ट्रक, बस, इनको भी भारत सरकार बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है। एक उम्मीद है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री है वो कुल वाहनों की बिक्री के 35% तक पहुंचने की उम्मीद है और सालाना 5 मीट्रिक टन जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी। तो ये आपने रिसाइकलिंग के बारे में टॉपिक देखा। अब अगला टॉपिक इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। भारत के 4 नए रामसर स्थल
रामसर स्थल क्या होते हैं अभी इसी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। 31 जनवरी 2025 को भारत की 4 अन्य आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। ये कौन कौन सी हैं? उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड की है, खाचोड पलरी आर्द्र भूमि सिक्किम की है, और सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। 2 तमिलनाडु के हैं, एक झारखंड और एक सिक्किम का है। अब अंतरराष्ट्रीय महत्व के कुल जो रामसर स्थल है भारत में, उनकी संख्या 89 हो गई है। यह पहली बार है जब सिक्किम का और झारखंड का कोई रामसर आर्द्र भूमि को जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। चूंकि ये चर्चा में है ये अभ्यारण्य, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उधवा झील अभ्यारण्य जो है झारखंड में है। इसमें 2 झीलें हैं, पटौरा झील और बरेहल झील। ये दोनों परस्पर जो आर्द्र भूमियां हैं वो गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर टेल्ड फिश ईगल ये IUCN की जो संकटग्रस्त लिस्ट है उसमें है। कॉमन पोचार्ड ये भी संवेदनशील है, और लेसर एडजुटेंट स्टार्क ये भी संवेदनशील है। इन सभी पक्षियों का जो है यहाँ पर पर्यावास है। दूसरा देखते हैं खाचोड पलरी आर्द्र भूमि, ये सिक्किम में है। ये समशीतोष्ण हिमालयी उच्च ऊंचाई वाला आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर बेयर पोचार्ड जो कि संकटग्रस्त है, लाल पांडा ये भी संकटग्रस्त है, हिमालयी काले भालू ये संवेदनशील है। इस जो है इन जंतुओं का जो है यहाँ पर पर्यावास है। इस आर्द्र भूमि को विश फुलफिलिंग लेक के रूप में भी जाना जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि विश फुलफिलिंग लेक कौन सी है और कहाँ है, तो खाचोड पलरी आर्द्र भूमि को विश फुलफिलिंग लेक के नाम से जाना जाता है। अब आइए तमिलनाडु के दोनों जो अभ्यारण्य हैं उनको देख लेते हैं। सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, जिसमें 120 से अधिक प्रजातियों को आवास है। यहाँ पर स्पॉट बिल्ड पेलिकन ये संकट के नजदीक है, ये प्रमुख है यहाँ पे। इसके अलावा इस जंगल में, इस जो आर्द्र भूमि में बबूल के पेड़ जो है अकेसिया निलोटिका ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पर 133 पौधे, 57 तितली, 11 सरीसृप, 7 स्तनधारी, 6 उभयचर प्रजातियों का आवास है। और यहाँ पर इजिप्शियन ईगल ये IUCN की संकटग्रस्त सूची है। भारतीय चित्तीदार चील ये भी संवेदनशील है। इन सब का जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, इसलिए ये चारों जो इनको जो है रामसर स्थल के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये रामसर अभिसमय है क्या? यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। चूंकि पहली बार इस अभिसमय की जो बैठक हुई थी वो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, इसलिए इसको पूरा नाम ही जो है रामसर अभिसमय दे दिया गया है। और ये वर्ष 1975 में लागू हुआ था। भारत ने काफी देर में वर्ष 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी देश इसके मेंबर नहीं हैं। लगभग 90% सदस्य देश ही इसमें अभिसमय के हिस्सा हैं। इसमें आधिकारिक तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों विशेषकर जल पक्षी वास स्थल पर अभिसमय भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये इसी रामसर अभिसमय से जुड़ा हुआ ये शब्द है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसे रामसर सूची में भाग लेने के लिए बरकरार रखा जाता है। यह ऐसे स्थलों को दर्शाता है जहां आर्द्रभूमि पर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कोप 1990 की सिफारिशों के तहत किया गया था। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इसमें किसी भी स्थल को केवल संबंधित अनुबंधित पक्षकारों की सहमति से ही जोड़ा या हटाया जाता है। वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 स्थल जो है शामिल हैं। एक मणिपुर का जो है लोकटक झील
और दूसरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत जो है रामसर स्थलों के मामले में एशिया में पहले स्थान पर है और विश्व में तीसरे नंबर पर है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपने देखा कि 4 हमारे रामसर जो स्थल हैं वो नई सूची में शामिल हुए हैं। रामसर अभिसमय क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये सब इस टॉपिक में बताया गया। अगला देखते हैं, इंदौर और उदयपुर आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन की सूची में शामिल। इंदौर, उदयपुर, ये 2 शहर जो हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है। ये रामसर अभिसमय के तहत आर्द्र शहर भूमि प्रमाणन की वैश्विक सूची में स्थान पाने वाले पहले 2 शहर बन गए हैं, पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। 20 से 24 जनवरी 2025 के मध्य स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में आयोजित आर्द्र भूमियों पर अभिसमय की स्थायी समिति की 64वीं बैठक में ये प्रमाण पत्र जो है इन दोनों शहरों को दिया गया। स्थायी समिति द्वारा कुल 16 देशों के 31 स्थलों को आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने इसमें 3 शहरों को नॉमिनेट किया था, इंदौर, उदयपुर, भोपाल, जिसमें भोपाल को यह प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, इंदौर और उदयपुर को मिल गया। इसका उद्देश्य क्या है, इन शहरों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो शहर प्रमाणन की वैश्विक सूची का उद्देश्य शहरी और उप आर्द्रभूमि के संरक्षित, टिकाऊ और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे शहरों और उनसे संबंधित आबादी को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त हो सके। ये आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन क्या है? ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक स्वैच्छिक पहल है जो आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों के लिए शहरों को मान्यता प्रदान करती है। और रामसर अभिसमय द्वारा वर्ष 2015 में उरुग्वे में आयोजित 12वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के दौरान ये जो है शहरों का प्रमाणन स्थापित किया गया था। यह प्रमाणन 6 वर्ष के लिए वैध होता है और भारत सरकार के अमृत धरोहर पहल को गति प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है। ये इंदौर की कौन से, क्यों इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि के चुना गया? तो इंदौर की जो सिरपुर झील है यह नगर निगम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसका जो संरक्षित क्षेत्र है वो लगभग 3.6 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात काफी ज्यादा बड़ी झील है। ये वर्ष 2017 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा सिरपुर झील को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया था। यह एक उथली, क्षारीय और पोषक तत्वों से भरपूर झील मानी जाती है। उदयपुर को क्यों माना गया है? यहाँ पर पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई नामक 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों से ये उदयपुर घिरा हुआ है और ये जो है शहर की संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग है। और जो उदयपुर का जो मौसम है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, उसको मेंटेन करने में इन 5 झीलों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगला देखते हैं टॉपिक, अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना। यह 17 जनवरी 2025 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरिडा ने नेपाल में 900 मेगावाट की अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए ये SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम और समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और अक्षय ऊर्जा के विकास में तेजी लाना है। ये संयुक्त उद्यम समझौते में निर्माण, स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण 4 इसमें कंपनियां लगी हुई हैं। तो एक इसमें निर्माण लगाएगी, एक स्वामित्व में रखेगा, एक इसको हैंडलिंग करेंगे और उसको एक बिजली ट्रांसफर करेंगे। ये इस मॉडल को कहते हैं बूट मॉडल। इस मॉडल के तहत परियोजना विकास, निर्माण, संचालन, रखरखाव के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना की जो अवधि है वो 25 वर्ष तय की गई है। इस परियोजना के तहत नेपाल को 108 मेगावाट, भारत को 292 मेगावाट और बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 25 वर्षों तक लगातार होती रहेगी। इसका जो वित्त पोषण है वो 70-30 के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात 70 का हिस्सा भारत देगा, 30%
नेपाल खर्च करेगा। तो चलिए मित्रों, सतत विकास वाला जो वीडियो है उसके जो पहले भाग में बस इतना ही। दूसरे भाग में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये आर्द्र भूमि और कर्णाली योजना और इसके अतिरिक्त जो चक्रीय अर्थव्यवस्था, इन सब के ऊपर पूरा ये जो वीडियो था ये फोकस था। अगर आपको ये परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।